बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, टैक्स अदा करना हर पाकिस्तानी का कौमी और आइनी फ़रीज़ा है, मगर अफसोस के पाकिस्तान के अवाम टैक्सेस से अपने आप को इस्तिस्ना समझती है, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी अवाम को मालूम है कि पाकिस्तान का तमाम निज़ाम टैक्स से ही चलता है। पाकिस्तान के जो टैक्स सिस्टम है इसमें बड़े मसाइल हैं, लोग टैक्स नहीं देते, तो फिर हुकूमत आवाम को टैक्स जोन में लाने के लिए मुख्तलिफ ऑफ़र्स फराम करती है, जिसे टैक्स एमनेस्टी स्कीम कहते हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ करा गए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ अगर हम देख लें, 1958 से लेकर अब तक दर्जन एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ कराए जा चुके हैं। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ करवाया, जिसमें जो बैरून मुल्क असासे हैं जो वो ज़ाहिर करेगा तो उनको उस पर टैक्स एमनेस्टी दी जाएगी, मगर अफसोस कि वो बुरी तरह से नाकाम रहे। गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने जाते जाते गाड़ियों की जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं उन पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी, और उसमें 50,000 नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो है वो रजिस्टर हुई। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट ने 3 एमनेस्टी स्कीम जारी की हैं, जिनमें 2013 में मखसूस सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों को ज़राए आमदन न बताने की एमनेस्टी जारी की गई। 2015 में ताजरों को इन्वेस्टमेंट, फ्री इन्वेस्टमेंट, जितनी मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सके, इन्वेस्टमेंट की एमनेस्टी दी गई। और अब एक बार फिर एक और एमनेस्टी जारी की गई, जिसमें जो उनकी बेनाम जायदादें हैं, जो गैर कानूनी जायदादें हैं, उनको ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम जारी की गई है, जिससे जितने पाकिस्तानी हैं जिनका पैसा बाहर रखा हुआ है या यहाँ मुल्क में, वो अगर उसे ज़ाहिर कर दें, उसे टैक्स जोन में लेके आएँ, तो उनको मखसूस बिल्कुल 2-3% के टैक्स पे उनको एमनेस्टी दे के उनको वो जायज़ करा, जो गैर कानूनी असास है उनको जायज़ करार दिया जाएगा, हुकूमती दायरे में लेके आया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, अभी हुकूमत चूँकि ख़त्म होने वाली है, तो बजट का मसला चल रहा है, आज के लिए बहस चल रही है मुख्तलिफ जो हमारे सियासी हल्के हैं उनमें, कि बजट कितना पेश किया जाए, बजट फुल बजट होना चाहिए और बुरी बजट होना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार और माहिर माशियात प्रोफेसर खालिद मुमताज़ साहब। सर, वेलकम टू द शो। सर, ये बताइए कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, इसमें माशी इस्लाहात में से क्या मुराद है? देखिए, टैक्स एमनेस्टी का जो लफ्ज़ी मतलब उर्दू में वो आम माफ़ी है। अच्छा। वो एमनेस्टी किसी किस्म की भी हो सकती है। अच्छा, तो वो जो टैक्स एमनेस्टी, इसका मतलब है कि अगर किसी के ज़िम्मे को वाजिब अदा टैक्स है, या वो उसने अपनी आमदन या अपनी दौलत छुपाई है और वो टैक्स वालों को नहीं बताई, जी सर, तो वो उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन पे करके तो उसको वो डिस्क्लोज़ कर दे, टैक्स जोन में आ सकें, ताकि आइंदा उसको वो आपकी टैक्स के रिकॉर्ड में आ जाए जी, और उसको फिर आइंदा टैक्स किया जा सके। जी। खान साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, उसमें उन्होंने कोई बताया कि 700 लोग जो है इनकम टैक्स देते हैं, हमारी इतनी आबादी है, सिर्फ 700 लोग टैक्स देते हैं, हम क्यों नाकाम है टैक्स कलेक्ट करने में? एक तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अंडरस्टेट किया टैक्स पेयर्स को, जी, और कुछ हद तक बात दुरुस्त भी है कि टैक्स पे करने वाले लोग कम हैं, और उसकी बुनियादी वजह कि जिसके पास तो टैक्स देने के अलावा चारा नहीं है, जी, वो तो टैक्स नेट में आ जाता है, जी, लेकिन जो टैक्स के कवानीन के अंदर गैप निकाल के उससे फ़ायदा ले सकता है तो वो उससे दूर रहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर आबादी का और टैक्स देने वाले लोगों का तनासुब बहुत कम है, बहुत कम भी छोटा शब्द, बहुत शदीद कम है। तो इसलिए अब, और टैक्स वक्त के साथ साथ एक ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं रहेगी, ये एक वॉलंटरी चीज़ बन जाएगी। दुनिया भर में वॉलंटरी टैक्स फाइलिंग है, जी, कि आप खुद से, आपको कोई पुश ना करे, आप खुद से अपनी आमदन को डिस्क्लोज़ करें, जी, क्योंकि आपको पता है कि आमदन डिस्क्लोज़ करने के अगेंस्ट फ़वाइद काफ़ी होंगे आपको, जी, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पहले फ़वाइद नहीं थे, अभी गवर्नमेंट ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं कि एक्साइज़ में जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर 10% है, नॉन फाइलर 15% है। सो नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया जा रहा है ताकि लोग फिर नॉन फाइलर से अपने आप को फाइलर की तरफ लाएं, और आप जो मर्ज़ी फ़ाइल कर दें, जैसे मर्ज़ी कर दें, उससे पूछगछ नहीं की जा रही, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिटर्न फाइल करें। सर, मैंने ये एक तवील तारीख पढ़ी है इंट्रोडक्शन में भी कि 1958 में भी हमें एमनेस्टी स्कीम लाई गई, फिर 99 में, फिर 2013 इस गवर्नमेंट ने 2, ये तीसरी एमनेस्टी स्कीम है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दौर में लाई गई, तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार क्या कोई नया होगा? कुछ नया नहीं हो जाएगा। देखिए, एमनेस्टी की बुनियाद क्या है? एमनेस्टी के मैंने कहा कि मतलब आम माफ़ी। आप किसको माफ़ करेंगे?
जिसने गलत काम किया होगा ना जी, उसी को माफ़ करें, जो सही काम करे उसको तो माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है जी, उसमें तो होता यह है कि निज़ाम की कमज़ोरियों की वजह से बहुत से लोग उससे फ़ायदा उठा के वो इस तरीके से दौलत बनाते हैं कि जिससे दूसरों का इस्तेहसाल होता है जी, और ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इससे ना सिर्फ लोगों का माली इस्तेहसाल होता है बल्कि तबकाती फ़र्क बढ़ जाता है जी, और तबकाती फ़र्क बढ़ने के बहुत सारे समाजी और सियासी नुकसानात हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हम फिर एक स्कीम अनाउंस करके उस फ़र्क को दोबारा कम करने की कोशिश करते हैं कि शायद कम हो जाए, फिर वो कुछ कम होता है लेकिन चूंकि निज़ाम स्ट्रॉन्ग नहीं है जी, जब वो एमनेस्टी ख़त्म होती है तो फिर वो फ़र्क बढ़ना शुरू कर देता है जी, तो हम करते ही रहे हैं कि माजी में निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया और उस निज़ाम की कमज़ोरियों की वजह से जो 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 ख़राबियाँ पैदा होती हैं उसको एक कहते हैं ना क्विक फिक्स के ज़रिए कम करते हैं, वो वक्ती तौर पर कम होता है वापस बढ़ जाता है और निज़ाम पे काम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोच चाहिए ना जी। वो आपको पता है कि हमारे सियासी और माशरती हलकों में बहुत कम पाई जाती है, वो बहुत कम पाई जाती है, उस पर काम भी नहीं किया गया फ्रैंकली। जो हुकूमत आती है चाहे वो सियासी है चाहे गैर सियासी है चाहे फौजी है, हुकूमत को छोड़ें जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसमें कितना काम किया जाता है। चूँकि देखें सर जब बच्चा पैदा होता है वो अपने घर से सीखता है, फिर स्कूल से और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी माशरे से सीखता है, तो घर में वालिदैन क्यों नहीं ये आदत डलवाते कि आपने ये टैक्स देना है, क्योंकि टैक्स देंगे तो ये मुल्क चलेगा, टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। फरीद बड़ी बहुत ही ये वैलिड बात है और छोटी छोटी मिसालें लें आप जी। टैक्स देना तो आप उस वक्त फ़र्ज़ है जब आप एक फाइनेंशियल एंटिटी बन जाएंगे। अगर मेरी अभी भी आमदन 12 लाख रुपए है तो मेरे पे टैक्स नहीं है जी। 12 से 24 लाख रुपए 5% टैक्स है जी। ये जो नहीं आमदनी तो आएगी बच्चे की उम्र में कहीं 18 20 22 24 साल की उम्र में, उससे पहले क्या हो रहा होता है। आप छोटी छोटी बातें गौर करें, अपने फ़राइज़ को अदा करना जी। अगर आप एक लाइन में खड़े हैं तो लाइन में खड़े रहें जी, बिल्कुल अपनी बारी का इंतज़ार करें। आपने अगर गाड़ी में जूस पी लिया डब्बा बाहर ना फेंकें, अगर गंद है उसको उठा लें। अगर आप गौर करें हमारे घरों में ये बातें सिखाना आहिस्ता आहिस्ता नापेद होता जा रहा है, जिसको सिविक्स कहा जाता है। तो टैक्स भी जो ना एक सिविक्स का एक कंपोनेंट है। आप यकीन करें अभी हमारे आला तालीमी इदारों में बच्चे आपसे सवाल करते हैं कि हम टैक्स क्यों दें। एक बड़ी बुनियाद हम क्यों टैक्स दें, क्योंकि उनको शायद ये एहसास नहीं होता कि वो सरकार की सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तालीम वही सरकार की एक तालीम सब्सिडाइज रेट पे बहुत से बड़ा निज़ाम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बाला नज़र के सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, सरकार की सिक्योरिटी उसका एक कानूनी निज़ाम वो सब इस्तेमाल करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आखिर उस इस्तेमाल करने के अगेंस्ट अगर एक छोटी सी आमदन का हिस्सा चाहे वो 5% है 10% है वो सरकार को जाना चाहिए, ये हम सोचते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इस चीज़ की आगाही बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह हमने बहुत सी आगाही के सेमिनार स्टार्ट किए ना, एंटी स्मोकिंग ड्राइव मैंने लगाया एंटी स्मोकिंग यहाँ पे, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, जेंडर एक्विटी सेंसिटाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम हम करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके ऊपर भी आगाही शुरू करें जी। अब आप बच्चों को सिर्फ ये बता दें कि जब वो एक चीज़ खरीदते हैं तो उस पर कीमत लिखी होती है, उसके अंदर एक लफ्ज़ टैक्स भी लिखा होता है, टैक्स भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या है। तो देखिए तरक्की हम अवाम हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो तरक्की होगी। बिल्कुल ऐसे ही। बाहर से लोग पैसे देके हमारी तरक्की नहीं करा देंगे। जी, जाहिर सी बात अपने पैसों से ही हम तरक्की खुद ही करना है ना। आप देखें घर भी अपने पैसे बनाते हैं, आप बच्चों को पालते भी अपने पैसों से हैं, तालीम भी अपने पैसों से दिलाते हैं। तो अगर आप सब कुछ अपने पैसों से कर रहे हैं अपने लिए, तो जहाँ पर रह रहे हैं मुल्क भी तो आपका ही है ना। तो आपका ये सोचने आप करेंगे तो मुल्क चलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, ये मैं जब पीएम साहब ने ऐलान किया तो उसमें एक बात की गई कि सियासतदान जो है वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं है, मगर ये एक आम तासुर है कि हमारे यहाँ के करप्ट जो है वो सिर्फ सियासतदान होते हैं। एक ब्यूरोक्रेट है सर, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूं, ब्यूरोक्रेट है, उसने करप्शन किया, आवाम के टैक्सेस का पैसा चोरी करके या करप्शन करके वो बाहर लेके गया, वो तो स्कीम का हिस्सा है। तो ये तो सिर्फ आप सियासतदान को ही रगड़ रहे हैं, जो बाकी लोग हैं वो तो आज़ाद हैं इसमें। लगता है ऐसे, लेकिन सियासतदान चूँकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड आप कह सकते हैं कि एक स्टेट का नुमाइंदा है जी, जिसको कोई भी कहीं भी कोई भी सवाल कर सकता है जी, सबसे एक्सपोज्ड वो होता है जी।
अगर हम अपने मुल्क में बात करें, अदलिया की एक रिस्पेक्टेबल इदारा है। अभी आपने अखबार में पढ़ा कि अदलिया ने कहा कि उनके एंटी लेजिस्लेचर एंटी जो है कोर्ट बात करना, कुछ इस पर भी बात हो रही है। जी। और अगर आप बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस की, उससे भी आप ज़रा ध्यान से करते हैं। जी। सियासतदान वो तबका है जिसको आप सड़क पे भी खींच सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको आप धरने दे के जो कुछ मर्जी कह लें जी, जो धरने दे भी सकते हैं और जो कुछ मर्जी बोला भी जा सकता है। तो चूंकि सबसे एक्सपोज तबका है ना, उसकी सब चीज़ें एक्सपोज हुई थी। जी। इस यकीनन ऐसा हो सकता है कि सब ने शायद टैक्स कंसील बराबर ही किया हो जी। लेकिन एक्सपोजर चूंकि सियासतदान का टू पब्लिक ज़्यादा है तो वो नज़र ज़्यादा आता है। जी। और जहाँ तक सवाल है कि वो सियासतदान इसमें शामिल नहीं होंगे, तो पहला सवाल ये कि वो सियासतदान को डिफ़ाइन कर दें। क्या वो कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, क्या वो सैनेटर्स हैं, क्या वो सारी सियासी पार्टियों के कारकुन हैं? आखिर मैं ये सोच रहा हूँ सर कि अगर एक सियासतदान है, उसके जो बेटे हैं या बच्चे हैं उनके, वो सियासत में नहीं है, तो क्या वो इस टैक्स स्कीम का हिस्सा है या नहीं? एक बड़ी ब्रॉड सी टर्म है और मेरा ख्याल है कि इसका जो पस मंज़र है ना कि सियासतदानों को शामिल इसमें नहीं किया गया, वो शायद सियासतदानों को थोड़ी सी उनको तनकीद से बचाने के लिए किया गया है कि देखें हम इनको शामिल नहीं कर रहे जी। लेकिन इसका जो दूसरी तरफ हम ये शायद मान रहे हैं कि सियासतदानों ने करप्शन ज़्यादा की है तो इनको पकड़ो जी। ये इसमें एग्जाम्पशन नहीं होगी जी। बाकी जो कुछ भी होता है ना वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का अमल आए, चीज़ें छुपी भी ना हों। जी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सियासतदान को डिफ़ाइन कर दें कि आखिर वो कौन है। यहाँ तो ऐसे कहते हैं ना सारे जो मेंबर हैं कौमी सूबाई असम्बलियों के या वो सियासतदान वो हैं, यहाँ पर सियासी पार्टियों में जिनके पास ओहदे हैं वो सियासतदान हैं। जी। सियासतदान लफ्ज़ डिफाइन करने की अशद ज़रूरत है। अभी सियासतदान तो मैं भी होऊंगा जी, मेरा भी ताल्लुक सियासत से होगा, सियासी पार्टी से या सियासी आप, लेकिन वो डिफाइन करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, ये क्या गारंटी होगी, लेट सपोज आप वो पैसे लेके आ गए बाहर से पाकिस्तान, तो क्या गारंटी होगी कि वो पैसे दोबारा नहीं लेके जाएंगे? एक बंदा है उसने बहुत करप्शन किया, मैं सियासत की बात ही नहीं कर रहा, एक डिप्टी कमिश्नर है उसने करप्शन किया, वो पैसा लेके गए यहाँ से बाहर, वो ब्लैक मनी है, आप उसे वाइट करवा रहे हैं 2% पे 5% पे वाइट हो गई मनी, तो फिर क्या करेंगे? तो वो उसको वो क्या गारंटी होगी कि वो दोबारा नहीं ले जाया जा सकता? इसमें जो पहले निज़ाम की बात की, निज़ाम की जो मजबूती है ना वो बड़ा उसका अमल दखल होगा। पहले वो निज़ाम की वीकनेस की वजह से ऐसे हुआ जी, अभी उसको आपने एक तरीके से थोड़ा वापस करने की कोशिश की। अगर निज़ाम वहीं का वहीं रह गए दोबारा होगा जी। अगर आप तारीख उठाएं तो ये पहली एमनेस्टी स्कीम नहीं है। जी, मैंने इंट्रो में आपने फरमाया ना कि 4-5 एमनेस्टीज़ हैं, वो फ़र्क किस्म की एमनेस्टीज़ हैं। तो किसी को निज़ाम पे मुस्तकिल तौर पे काम करने की ज़रूरत है, वरना हम एमनेस्टियों से काम चलाते रहेंगे जी। कभी टैक्स एमनेस्टी आएगी, कभी आपकी पॉलिटिकल एमनेस्टी आएगी, कभी गाड़ियों पे आखिर एनआरओ एमनेस्टी है ना, और क्या है? जी बिल्कुल ऐसा एमनेस्टी है ना। इसका मतलब आपने गवर्नेंस के सिस्टम की वीकनेस को ठीक नहीं किया लेकिन आपने एनआरओ करके सबको माफ़ कर दिया। माफ़ कर बाला नज़र के वो ठीक है या ठीक नहीं है, गलत नहीं, वो उस बेस को ही छोड़े, उस बेस को छोड़ें। जी जी। लेकिन ये एमनेस्टी वहाँ पर होती है जहाँ पर निज़ाम की कमज़ोरी होती है जी। और निज़ाम में कमज़ोरी हमेशा ठीक होती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में निज़ाम कमज़ोरी ठीक है। सिर्फ हम एक बात सर मैं कहना चाहूँगा, हम सिर्फ हुकूमतों को, सियासतदानों को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारे माशरे की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम अपने माशरती इक़दार भूल गए। हम अगर ख़ुद घरों में और अपने आप में देखें तो शायद ये मसले जल्द अज जल्द हल हों। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर बाकी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मज़ीद इस मौजूद में गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, ये बताइए कि आम आदमी से टैक्स लेना बहुत आसान है। हम देखते हैं कि दूध के डब्बे पे टैक्स, पानी पे टैक्स, खाने पीने पे टैक्स, एजुकेशन टैक्स, पता नहीं कितने किस्म के टैक्स है, मैं खुद भूल गया हूँ। ये बताइए सर, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनसे टैक्स लेना क्यों मुश्किल है? वो बेचारे 50,000 कमा रहे होते हैं, उनसे टैक्स लिया जा रहा है, जो करबो कमा रहे हैं उनसे कम लिया जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, जो बड़े आदमी हैं उनके बारे में हम यूज़ करते हैं मगरमच्छ, ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं सर उन्होंने कहा ज़्यादा होता है। देखें, आम आदमी से ना सिर्फ टैक्स लेना आसान है, उसे हर काम कराना आसान है जी। क्योंकि आम आदमी डॉक्यूमेंटेड होता है जी।
अगर एक तनख्वाहदार आदमी है, तनख्वाह डॉक्यूमेंटेड है उसकी, जी जी सर, वो जहाँ से आ रही है, जहाँ जा रही है, किस बैंक में जा रही है, कैसे है, वो बुनियादी किस्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। जी सर, जिनको आप कहते हैं ना बड़े आदमी से, पहली बात तो जो बड़े लोग हैं वो भी वो सारे काम करते हैं जो आम आदमी करते हैं। जी सर, वो बच्चों को फीस पे करते हैं, बिजली के बिल पे करते हैं, वो बाजार चीज़ खरीदते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ। जी सर, अच्छा, वो जो आम आदमी टैक्स दे रहा है ना, जी सर, उतना टैक्स जो है ना वो जिन्हें आपका बड़े लोग वो दे ही रहे होते हैं। जी, अब सवाल है, चूंकि उनकी आमदन बहुत ज़्यादा होती है, जी सर, और बड़ी आमदन के साथ जो आपका चाहे वो टैक्स का निज़ाम है, चाहे वो और एक आमदन को रिकॉर्ड करने का निज़ाम है। जी, जिस तरह आमदन रिकॉर्ड होगी किसी भी कंपनी या किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जी सर, अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के तरीके में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेट्स हैं, और उनमें से कुछ ऑप्शंस लीगल हैं कि ये इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे जो आपने टैक्स वालों को दिखानी है, इस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे जो आपने अपने शेयर होल्डर को दिखानी है। जी जी, आम आदमी का तासुर ये है कि ये जो 2 सेट ऑफ बुक्स हैं, जी, ये कोई आम जबान में 2 नंबरी हो रही है, जी जी, और उसको कोई ठीक भी नहीं करता, करेक्ट भी नहीं करता। तो जहाँ तक तो उस टैक्स मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वो तो जायज़ है, जी, वो होती है, उसका तासुर गलत है। जी, दूसरी बात आती है वो टैक्स जो वाकई कंसील होता है, जिसको आप छुपाते हैं, जी, उस कंसीलमेंट को 2002 के बाद टैक्स रिफॉर्म्स में जी, या SECP के रिफॉर्म्स में काफ़ी हद तक उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्जिन अब भी मौजूद है। जी, बड़ा आदमी सिर्फ आपके कानून के अंदर जो गैप्स हैं उनका फ़ायदा उठा के अपना टैक्स मैनेज करता है, जी सर, और उससे कुछ स्टेप आगे भी चला जाता है, जहाँ पर चाहे वो रिश्वत सतानी है या कोई और है, उस ज़रिए भी टैक्स को मैनेज करता है, चाहे अंडर इन्वॉइसिंग है, अंडर वैल्यूएशन है, जी, चाहे ओवर वैल्यूएशन है, चाहे गलत डिस्क्लोजर है। ये सारे तरीके हैं जिनको ना सिर्फ कानूनी गैप ख़त्म करके बल्कि उसकी इन्फोर्समेंट करके ठीक किया जा सकता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये होता रहा है और ये होता रहेगा। अच्छा सर, चलें स्पेसिफिक इस जो अभी एमएसटी स्कीम है इसको देखते हैं, तो इसमें बड़ी कमी लाई गई है टैक्सी सिस्टम में। आप देखें, आपने गुफ्तगू के दौरान कहा भी कि 1 लाख माहाना और 12 लाख में 0% है, और इसके बाद 24 से 48 में मेरे ख्याल से 10% है, और इस पर 48 से ज़्यादा 15%। तो ओवरऑल बजट में जाहिर सी बात है जो टैक्सी सिस्टम है उसमें कमी आई, जो पहले हम टैक्स कलेक्शन करते थे उसे 15% कम हो गए, तो ये तो और मसला हो जाएगा, मुश्किल, बजट हमारे पैसे कम हो जाएंगे। शायद वक्ती तौर पे हो जाए। देखें, अगर टैक्स की शरह कम की गई है, इसका मतलब है कि वो लोग, अगर पहले मेरी 12 लाख आमदन थी और मैं फ़र्ज़ कीजिए उस पर 30,000 रुपये टैक्स दे रहा था, और मैं उस 30,000 देने के खौफ से आमदन को मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, अब मुझे पता लग गया है कि मेरी 12 लाख आमदन फ्री है, और मुझे बैंक विड्रॉल्स में फाइलर के तौर पे कम टैक्स पे करना पड़ेगा, नई गाड़ी खरीदूँगा कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और बहुत जगह फ़ायदा होगा, तो मैं अपना रिटर्न फाइल कर दूंगा। ठीक, और मेरी आमदन सारा उम्र 12 लाख नहीं रहेगी। जी सर, एक बार मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूँ, मैं रिकॉर्ड में आ जाऊँगा। जी सर, और फिर मैं हमेशा टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा, जो मेरी आमदन बढ़ेगी तब टैक्स में देना पड़ेगा। तो याद रखें, बुनियादी तौर पे सबसे बुनियादी स्टेप है लोगों को टैक्स नेट में लेके आना। जी, टैक्स की मिसाल ऐसी है, जब किसी दुकानदार का माल नहीं बिकता तो वो क्या करता है? सेल लगा देता है कि आधी कीमत पे ले लो। जी, अगर लोग आपकी टैक्स की प्रोपोजिशन नहीं खरीद रहे, हुकूमत क्या करेगी? जी, टैक्स शरह कम करेगी ताकि ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाएं और वो चीज़, वो सिस्टम के हिस्से को समझ लें। सर शरह कम तो गई है, माजरत चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ सर। अब देखना ये कि सर ये कम कितनी की गई, एक तो वो बाटा वाले 1000 से 999 करवा देते हैं, अब ये वाला सिलसिला तो नहीं, या 50% ऑफ? नहीं, वो 999 वाला हिसाब नहीं है। अगर आप पिछले टैक्स के रेट्स देखें और ये देखें तो एक नुमाया कमी आ रही है, एक नुमाया कमी है। ठीक है सर। सर एक ये बताइए कि सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे इसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान की इस एमएसटी स्कीम पे, क्योंकि वो देख रहे हैं ऑफशोर कंपनीज़ वगैरह का भी सिलसिला जारी है। तो अगर पाकिस्तान ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्लियर नहीं करते तो पाकिस्तान को माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनका सामना कर सके जो माशी पाबंदी है। तो कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बिल्कुल ऐसे ही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपसे कंप्लायंस चाहती है जी, कि आपकी जितनी माली ट्रांजैक्शंस हैं
जो आपका लेन देन है उसको आप डिस्क्लोज़ करें, उसका सोर्स डिस्क्लोज़ करें, उसका जो चैनल है, जो राउट है वो डिस्क्लोज़ करें, ये लाजिम है। जी सर। अभी हमारे मुल्क में कुछ कारोबार ऐसे हैं जो सिर्फ वो पैसे बैंक में भी नहीं रखते। जी सर। वो पैसे बोरियों में रखते हैं। जी जी। ताकि वो किसी तरीके से भी बैंकिंग चैनल के अंदर ना आए। एक मैशत का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम टैप नहीं कर पा रहे। चूँकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो करेगी ये वो चीज़ें हैं जो महज़ब माशरों में होती हैं, और महज़ब माशरों ने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ला के तरक्की कर ली है। जी सर। अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह तरक्की करें तो हमें वो तमाम काम करने होंगे, चाहे हम उसके लिए तैयार हैं या हम तैयार नहीं हैं। ठीक है सर। तो हुकूमत को एक कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, चाहे ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ताल्लुक नहीं भी है, हम सीपैक के बारे में बहुत बात करते हैं, फिर सीपैक बन जाएगी, तरक्की हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा। लेकिन पहली बात है कि हमारे आखिर ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड्स क्या बने हुए यहाँ, क्या वो अप्लाइड हैं? क्या अगर हमसे कोई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एजेंसी पूछती है कि गवादर से आप खुंजराब तक आपने 13 मेट्रिक टन कार्गो जाना है तो कितनी देर में पहुँचेगा, क्या हमारे पास उसका एग्जैक्ट जवाब है? वो हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमारी चीज़ स्टैंडर्डाइज नहीं है। जहाँ पर उन तमाम चीज़ों में स्टैंडर्डाइजेशन होनी है, वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग में भी स्टैंडर्डाइजेशन होनी है। हम वो चाहें या हम वो ना चाहें, होनी तो वो हमें करनी पड़ेगी। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर बाकी उस पर पूछूंगा। सर ऑफशोर कंपनीज़ की जहाँ तक बात है, बगैर इस चीज़ में पड़े जो सियासी हलकों में बातें चल रही है, जो बाकी मीडिया पे, हमारा काम होता है सर लोगों को बताना कि इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना। तो सर ऑफशोर कंपनी दरअसल है क्या? और अभी ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ऑफशोर कंपनियों को भी इजाज़त दी गई है कि उनको लेके आए, तो क्या ऑफशोर कंपनी लाजमी गैर कानूनी होगी या उसमें फिर कानूनी भी कोई तकाजे हैं? नहीं फरीद, ऑफशोर कंपनी को हमने ना एक असल में सियासी बज़ वर्ड बना दिया। जी सर। मैं आपसे अपनी मिसाल शेयर करता हूँ। मैं इन गर्मियों में मुझे अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ पिछले साल, और मैंने वहाँ पर अपनी छोटी सी एक, जिसे हम सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर कराई, उसे SMC कहते हैं। जी। वो $200 लगे, मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। वहाँ पर एजेंट था, वो मैं रजिस्टर करके आ गया, ताकि वहाँ पर अगर कोई काम के मौके मिलते हैं तो मैं उस इकोनॉमी उस मैशत में काम कर सकूँ। ऑफशोर कंपनी बनाना, मैंने आपको अपनी मिसाल इसलिए दी है कि बहुत आसान है और कतन गैर कानूनी नहीं है। आप कह रहे हैं, चले मान लेते हैं। नहीं, ऑफशोर कंपनी का होना कतन गैर कानूनी नहीं है। ऑफशोर कंपनी का नाम बताना वो गैर कानूनी है। तो अब आप बताएंगे इस बार? बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैंने गैर कानूनी काम तो नहीं किया। ठीक सर। और ये भी जानते हुए कि जो मेरी ऑफशोर कंपनी है, अगर वहाँ से कोई पैसे कमाएगी और वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो टैक्स फ्री है, फॉरेन रेमिटेंस टैक्स फ्री है जी। वो लीगल चैनल से आ रही है। हमने ऑफशोर कंपनी को ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे पता नहीं कि कोई गुनाह कबीरा कर लिया हमने। जी बिल्कुल। ऑफशोर कंपनी होना कोई मसला नहीं है, किसी शख्स की भी हो सकती है। अगर मुझ जैसे एक आम शख्स की ऑफशोर कंपनी हो सकती है, तो आपका ख्याल है जो इतने बड़े बड़े कारोबार हैं उनकी ऑफशोर कंपनियाँ नहीं होंगी? सबकी, लार्जली सबकी होंगी। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में जितने बड़े कारोबारी हैं सबकी ऑफशोर कंपनियाँ हैं, क्योंकि जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी है वहाँ कंपनी बनाएंगे। जी जाहिर सी बात। कानून का मसला सिर्फ ये है कि अगर आप कानूनी तौर पे ये नहीं बताते, डिस्क्लोज नहीं करते कि मेरी ऑफशोर कंपनी, तो आपने झूठ बोला, उस झूठ की सज़ा है। ऑफशोर कंपनी होने की सज़ा नहीं है, होने की सज़ा नहीं है, बताने की सज़ा, ना बताने की सज़ा है। अच्छा सर, दुनिया में देखिए टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बाहर हम देखें वेस्ट में बहुत बेहतरीन निज़ाम है, उनका टैक्स वो देते हैं, आवाम उनकी टैक्स खुद जाके देती है, बल्कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दे सके। तो टैक्स कलेक्शन के क्या तरीके हैं और हमारे मुल्क में क्या तरीके आजमाए जा रहे हैं पिछले 70 सालों से? आपको इसकी भी एक लोकल से मिसाल देता हूँ। कभी आपने बिजली का बिल जमा कराया? जी सर। कैसे जमा कराते हैं? जाके ऑफिस जो बैंक वगैरह में जमा करवा देते हैं। एक तरीका ये कि आप घर से जाएंगे, बैंक जाएंगे, फिर आप वो बैंक ढूंढेंगे जहाँ लाइन छोटी हो, जहाँ पर जल्दी में मौका मिल जाए पहुँचने में। अच्छा, ये निज़ाम था एक ज़माने हमारे मुल्क में, बिजली के बिल ऐसे जमा होते थे कि सिर्फ सरकारी बैंक जमा करते थे और बहुत लंबी कतारें होती थी। जी जी। लोग धूप में खड़े हुए, मुश्किल थी। फिर एक वक्त आया सारे बैंकों को इजाज़त मिल गई। फिर एक वक्त आया कि घर से बैठ के आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बिल जमा करा दें, ATM से जमा करा दें, आसानी हो गई। आप जब भी आसानी लेके आते हैं तो लोग उस चीज़ को आराम से सरअंजाम दे सकते हैं। टैक्स के निज़ाम में आसानी लाने की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अभी शायद हमारा इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो टैक्स के निज़ाम का जो आपका नया सॉफ्टवेयर है या नया तरीका है, अब देखिए मुझे किसी टैक्स के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है जी।
मैं आराम से FBR की वेबसाइट पर जाके अपने आप को NTN हासिल कर सकता हूँ और मैं अपना अब तो सर खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। जी कतई कलामी को माफ़ी चाहता हूँ सर, अब तो वो CNIC नंबर कोई NTN नंबर CNIC NTN हो गया ना, वो मुश्किल हो आसान हो गया। जितनी आसानी होती जाएगी उतना लोग इसको करने में आसानी महसूस करेंगे। और जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि अगर मैंने टैक्स जमा नहीं कराया जी, मेरे बच्चे का दाखिला स्कूल में नहीं होगा, ना मेरा पासपोर्ट बनेगा और ना मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूँ, ना मैं घर बना सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ना मैं बिजली गैस का कनेक्शन ले सकता हूँ। आप क्या करेंगे? आप लामाला टैक्स देंगे। ये वो ज़बरदस्ती मेजर्स हैं जो शायद सरकार इस वक्त करना नहीं चाह रही, लेकिन यकीन जाने कि तमाम महज़ब माशरों में अगर आप टैक्स नहीं देते, ये जो सारी बातों का मैंने जिक्र किया है, ये सारी बातें ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें तो लगता है कि शायद ये को हम पे बड़ा जुल्म हो जाएगा ऐसा, हमने ऐसा किया तो। बिल्कुल ऐसे ही सर, बल्कि वहाँ तो बहुत बड़े जुर्म है टैक्स ना आप टैक्स नहीं दे सकते। अगर आप टैक्स नहीं देते, यकीन करें ये एक जुर्म है जिसका शुमार बड़े जराइम में होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मेरे बिल्कुल अभी एक जाने वाले थे, उनको नॉर्वे से सिर्फ इसलिए डिपोर्ट किया कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे, बल्कि वो कुछ टैक्स छुपा रहे थे। आप ये तो चलें बहुत दूर की बात है, जब हम मुल्क से बाहर सफ़र करते हैं जी सर, और अगर हमने वहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदी है और उस पर टैक्स था या उसके हमने रिबेट क्लेम करना था, अगर एज अ फॉरेनर भी आप उनके टैक्स सिस्टम के साथ झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके रिकॉर्ड में होगा कि इसने टैक्स के साथ ये चीज़ ठीक नहीं की और आपको लामहाला कोई दोबारा इजाज़त नहीं मिलेगी सफ़र करने। सर इस टॉपिक पे आखिरी सवाल, उसके बाद फिर बजट वाले आएंगे। सर हिंदुस्तान में 2016 में एमनेस्टी मुतारिफ़ कराई गई और $9.8 बिलियन उन्होंने जमा किया। बड़ी तारीख है सर दुनिया में, आप देख लें लॉस एंजलिस में 2009 में $18.6 मिलियन। सर क्या उम्मीद है इस बार जो एमनेस्टी स्कीम दी गई है उसमें कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन का कोई? मेरा ज़ाती ख्याल है एमनेस्टी स्कीम का हमेशा एक पस मंज़र और उसकी एक बैकग्राउंड होता है। आप जब चीज़ को बेचना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग की जाती है ना, तो उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। इस एमनेस्टी स्कीम को उस तरह से, इसका मार्केटिंग शायद एक बड़ा बिजनेस वर्ड है, लेकिन उस तरह इसकी ग्राउंड प्रिपेयर नहीं की गई पब्लिक के लिए। फिर लोग क्या सोचते हैं कि इलेक्शंस 2 महीने पहले एमनेस्टी आ गई है, शायद इसके कोई मुतहरकात और हैं जी, ऐसी बातें सोचते हैं जी। बिल्कुल ऐसी, और फिर बिल्कुल 2 महीने पहले इलेक्शन ख़त्म होने से, और फिर जिस तरह आपने कहा ना कि कुछ ऐसी शिकें हैं जिनका जवाब क्लियर नहीं है। फिर हमेशा जिस शख्स ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना है उसकी रिजर्वेशंस होती हैं कि ये इसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई और मुतहरकात तो नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि जो स्टेट है वो उस तरह एड्रेस नहीं कर सकी, तो इसकी सक्सेस के चांसेस आप कह सकते हैं कि इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब भी आपके मुल्क में इलेक्शंस होने वाले हों, उस वक्त जो आपका तजारती निज़ाम होता है ना, तकरीबन होल्ड पे आ जाता है जी। जो आपके सनतकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो हर चीज़ होल्ड कर लेते हैं, वो रुक जाते हैं। अभी 2 महीने में आपके इलेक्शंस हैं जी, और अब एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन वैसे भी बहुत कम पीरियड टाइम ऑफ, फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उनके अलग पॉलिसीज होंगी। सर अलग क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ये बताइए सर, अभी ये जो ये सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये एमनेस्टी स्कीम को लेके आए हैं, ये पार्लियामेंट से नहीं लेके, अगर प्रॉपर चैनल से लेके आए थे तो शायद बाकी जो जमातें हैं वो भी शायद एतमाद में, तो फिर इसको मज़ीद भी एक्सटेंड किया जाता। एक तो ये इसकी कितनी देर तक इसकी वैलिडिटी आपकी नज़र में रह सकती है, और इसके अलावा सर ये बताइए कि डॉलर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा, वो मेरे ख्याल से फ्री कर दिया डॉलर को, सुना है कि 124-30 तक जा रहा है, तो क्या सर इसके अच्छे क्या फ़वायद होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस पर ज़रा मुख्तसर से। पहला सवाल, सदारती ऑर्डिनेंस जितने भी मियाद एक सदारती ऑर्डिनेंस की होती है उतनी मियाद इसकी होगी। ठीक। और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए चूँकि हुकूमत के लिए काम करना आसान होता है, तो आसान रास्ता है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको एनफोर्स कर दें। अगर असेंबली में लेके आते तो यकीनन उससे बहस होती है, और शायद ये उस तरह ना हो सकता, या इतनी जल्दी में ना हो सकता, बल्कि पास ही शायद ना होता, पास तो शायद मेजॉरिटी से करा ही देते, सेनेट में रुक जाते, लेकिन शायद वो पॉज हो जाता, इतनी जल्दी ना हो सकता। दूसरी बात, डॉलर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डॉलर एक वो सरकश घोड़ा है जिसको हम कुछ अरसे बाद खाना खिला के चुप करा देते हैं। अगर आप डॉलर की प्राइस देखें, जब इस गवर्नमेंट ने टेकअप किया था जी, ये 112-13 रुपये थी, 112-13 के पास थी जी। डॉलर की प्राइस को
स्टेबल करने के लिए अगर तो आपके बेसिक मेजर्स हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, आपके रुपए की कदर मुआशी इंडिकेटर्स पे बढ़ रही है, फिर तो ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं तो कुछ अरसे बाद बाउंस बैक करेगा, और अब वो बाउंस बैक कर गया। आप जब भी ऐसा करेंगे डॉलर अपनी ओरिजिनल प्राइस डिस्कवर करेगा, और अगर आज से 5 साल पहले 112 थी, अगर आप तो वैसे ही रहते तो आज तकरीबन 120, 22, 23, 24 होनी चाहिए। चलें सर, इस पे फिर ब्रेक लेते हैं, मुझे ब्रेक का मुसलसल कहा जा रहा है, फिर ब्रेक के बाद बजट वाले मामले में बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं मुख्तसर, उसके बाद दोबारा आएंगे और बजट पे बात करेंगे कि हुकूमत जाने वाली है तो बजट पूरी बजट पेश किया जाए या फुल बजट पेश किया जाए, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारे जो माशी निज़ाम है और बाहर जो वेस्ट का माशी निज़ाम है, उनका बड़ा अच्छा निज़ाम है। आप देखें उनके टैक्सी सिस्टम का बड़ा अच्छा निज़ाम है, वहाँ डॉलर की कीमत भी कंट्रोल में है, वहाँ उनका पैसा भी अच्छा है। हमारे यहाँ क्या मसले मसाइल है, कितना फ़र्क है हमारे और उनके माशी निज़ाम में? हमारे माशी निज़ाम में जो फ़र्द है ना जी, उसकी पार्टिसिपेशन कम है जी, जबकि वेस्ट में एक इंडिविजुअल की या फ़र्द की पार्टिसिपेशन है जी। हालांकि हमारी आबादी ज़्यादा है। अगर सारे लोग उस निज़ाम में शामिल हों तो हम उनसे मजबूत मैशत बन सकते हैं जी। चाहे वो टैक्स देने के नज़रिए में है या वो अपनी माशी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के नज़रिए में है। वेस्ट में सिर्फ, मैं बार बार उस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आता हूँ, वेस्ट में एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है और हम उससे घबराते हैं। हमें बड़ा इशू है डॉक्यूमेंटेशन में। जब तक मैशत डॉक्यूमेंट्स पर नहीं आएगी, मैप नहीं होगी, इसकी बेहतरी करना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए डाटा अवेलेबल ना होना तो उसमें आप क्या फैसले करेंगे, उस पर क्या रिसर्च होगी। अब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो जब तक शुमारियात प्रॉपर नहीं है तो फिर फैसले करना मुश्किल हो जाएगा। इसी डॉक्यूमेंटेशन पहला फेज़ है, फिर लोग पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे। और देखिए हमारी आबादी बहुत सारे करोड़ है ना, मतलब जी जी, 20-22 करोड़ आबादी है। अगर उसमें से कोई 10% हिस्सा भी टैक्स देता हो, ठीक से देता हो तो इमेजिन करें क्या होगा। अभी तो अभी सिर्फ 700 अफराद दे रहे हैं। ये जो नहीं, वो 700 नहीं, 1.2 मिलियन की फिगर कोड करता है, 12 लाख कहता है, 15 लाख कहता है, 20 लाख कहता है, लेकिन ये तनासब बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर शायद सब लोग हिस्सा डालें तो बड़ा बेहतर निज़ाम हो जाएगा। वेस्ट में सिर्फ लोग अपना हिस्सा डालते हैं, फरीज़ा समझते हैं। हमारे यहाँ इसको फरीज़ा नहीं समझ जा रहा, हर कोई ये समझता है शायद मुझे इससे हासिल है, ये शायद मसले मसाइल है। अच्छा सर, ये हुकूमत जा रही है, हुकूमत का क्योंकि 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया। अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा सियासी हलकों में इस टाइम ज़ुबान है, वो ये कि बजट फुल पेश किया जाए या फिर अबूरी बजट पेश किया जाए। कुछ जो हमारी सूबाई हुकूमतें उन्होंने अबूरी बजट पेश करने, कुछ ने तो ये कहा कि हम पेश नहीं करेंगे, वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो पेश करेंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, किसको पेश करना? इसके फिर 2 किस्म के जवाब है। पहला जवाब क्या होना चाहिए जी, बजट होता है मुस्तकबिल के बारे में जी। तो अगर हुकूमत ने मुस्तकबिल का सोचा हुआ जी तो बजट भी बनाना जिम्मेदारी है जी। और मुस्तकबिल अबूरी नहीं होता, मुस्तकबिल पूरा ही होता है जी। तो प्रिंसिपली हुकूमत को पूरा बजट पेश करना चाहिए जी। लेकिन इसके शायद सियासी मुतहरकात फ़र्क होते हैं जी। आप चाहते हैं कि जो बैड साइड ऑफ बजट है वो शायद आने वाले हुकूमत पे चली जाए जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पूरा बजट पेश किया जाएगा, लेकिन पूरा बजट पेश किया जाना चाहिए। ये अक्कासी करता है कि आपकी एक फ्यूचरिस्टिक सोच है। मगर सर पॉलिसीज़ में भी तो डिफरेंस आता है, जाहिर सी बात है। अगर अगली हुकूमत किसी और की आती है, उनकी पॉलिसीज़ में डिफरेंस होता है, तो वो उसका सादा निज़ाम है। अगर अगली हुकूमत आती है, पॉलिसी लाना चाहते हैं तो असेंबली से पास करा के चेंज कर देंगे। तो बजट कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन तो नहीं बन जाती ना। बजट तो एक तखमीना है जी। वो तखमीने बदल भी सकते हैं और हुकूमतें अपनी तरजीहात के मुताबिक तखमीने बदलती भी हैं। लेकिन आपका सवाल था क्या बजट कितना पेश किया जाना चाहिए जी, अबूरी या पूरा बजट? पूरा पेश करना चाहिए, बहुत है, या अबूरी करते हैं या पूरा करते हैं, ये एक अलग डिबेट है। मतलब पूरा पेश, लेकिन पूरा बजट पेश होना चाहिए। सर इस पे बहुत गुफ्तगू हो गई, मैं देख रहा हूँ आपने ये एंटी स्मोकिंग के हवाले से वो लगाया हुआ है, इस पर ज़रा 1-2 मिनट का पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, बस फिर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मैंने ये इंस्पायर हुआ, चंद दिन पहले मैंने एक एंटी स्मोकिंग प्रेजेंटेशन अटेंड की। वैसे मैं स्मोकिंग करता भी नहीं हूँ जी सर,
लेकिन वो खासी कन्विंसिंग किस्म की प्रेजेंटेशन थी जी। तो वो जो आपको जो पार्टिसिपेंट्स को छोटी चीज़ें मिलती हैं उनमें एक बैज भी था। अच्छा। तो मैंने लगाना शुरू कर दिया कि सबको पता लगे कि एंटी स्मोकिंग जो है ना ये मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। जी। लेकिन सेहत पे मुज़र असरात हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से मुज़र असरात हैं, इसलिए आई सपोर्ट दिस एंटी स्मोकिंग कैंपेन, इसलिए मैं इसको लगा के फिरता रहता हूँ। चलें सर, हम चाहेंगे कि आपके ये पैगाम आगे भी बढ़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हम जहमत देते हैं सर, जब भी हमारा मुआशी कोई मसला होता है तो हम उस पर हमारी कोशिश होती है कि आपको बुलाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक कुछ नए मसाइल लिए, कुछ नए मसाइल का लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।